लगभग 140 करोड़ देश की जनता हमारी है, उसको सबको गुणवत्ता युक्त भोजन किसान देता है। लेकिन उसके बारे में आपने बिल्कुल सही कहा, सोशल मीडिया के ऊपर या बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कभी किसान की चर्चा नहीं होती। आपको भारत सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा है, उसके लिए भी सबके तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लोग क्यों इसको करने में हिचक क्या है? जैसे आपने कहा कि इतनी सब्जियों को आप साथ में खेती किए, ट्रेंच फार्मिंग के बारे में बताया। में जो हमारा पढ़ने वाला टैलेंट है वो तो नौकरी की तलाश में बाहर निकलता है। जो हमारा कमज़ोर बच्चा है पढ़े वो किसानी करता है। हम लोगों ने कृषि विविधीकरण में एक ऐसा सिस्टम हमने डेवलप किया जिससे किसान की रोज आमदनी होती है। जैसे कोल्ड चेन की अभी हमारी सरकार पिछले दिनों 3 कृषि कानून लेकर के आई थी। तो वो 3 कृषि कानून में इतना अच्छा प्रावधान था, उसमें कोल्ड चेन बनाने की बात थी। तो फर्टिलाइजर्स के बिना एग्रीकल्चर में एक नई नई मेथोडोलॉजीज आ रही है, उसमें आपका क्या कहना है? ज़मीन है और ज़मीन को हम अपनी माँ मानते हैं, और जब तक हमारी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो उसमें जो आने वाली संतान है वो भी स्वस्थ नहीं होंगे। हमारे किसान ने कहीं ना कहीं अपने मन में एक बात उसके मन में घर कर गई है कि रासायनिक खाद और रासायनिक खाद दवाइयों से ही खेती संभव है, जबकि यही सबसे बड़ा दुष्परिणाम हमारे किसान के लिए। अगर कोई युवा, जैसे वो कोई नौकरी करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, अगर ये एक ऐसे एक प्रॉफिटेबल वेंचर बने तो युवा भी ये चाहेंगे कि हम खेती करें। बहुत सारे लोगों के पास पुश्तैनी खेती होगी, बट वो इतना ग्लैमरस नहीं रहता है, क्योंकि वो शायद ये सोचते हैं कि इसमें जितनी हम कमा सकते हैं उससे ज़्यादा हम बाहर जाके कमा सकते हैं। सड़क के किनारे खेत था, 1-1 फीट के ठूठ थे धान के, उसके अंदर हमने सीधी मशीन से उसके अंदर उसकी बिजाई कर दी। घर वालों ने भी नाराज हुए, जो सड़क से जाने वाले तो क्या ये गेहूं खाएगा। टाइम 4.5 क्विंटल प्रति बीघा गेहूं की यील्ड हमारे खेत से निकली थी। अच्छा। जो क्रॉप कटिंग के बाद मेरे एरिया की सबसे ज्यादा यील्ड थी। और सर जब हम खेत पे जाते तो हमारा खेत भी हमसे बात करता है। तो इससे बड़ा सेक्टर कोई नहीं है। आने वाला समय किसान का है। भोजन सबको चाहिए, गुणवत्ता युक्त भोजन सबको चाहिए। सेठपाल जी, नमस्ते। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। खेती किसानी के बारे में जब बात करते हैं, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलता नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो खेती किसानी करते हुए बहुत कुछ हासिल की है। आपको भारत सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा है, उसके लिए भी सबके तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी एक्सपीरियंस से, बहुत सारे प्रश्न मेरे पास है आपके लिए। तो पहले ये बताइएगा, खेती किसानी के बारे में जो सोशल मीडिया में जब कंटेंट ढूंढते हैं, बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिलता है। हालांकि कुछ एक चैनल्स है जो ये देती है, जबकि देश के अधिकांश हिस्से, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में, लोग खेती पर आधारित रहते हैं। तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया है। मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और मेरा नाम सेठपाल सिंह, मेरा गांव नंदी फिरोजपुर, जनपद सहारनपुर का किसान हूँ। और जो आपने बताया अभी कि ज़्यादा कंटेंट किसान के बारे में, जैसे हमारा डीडी किसान चैनल है, पहले तो वो भी नहीं चलता था। किसान एक, हमारे देश की आबादी लगभग 60 से 70% हम कृषि के ऊपर आधारित हैं। लेकिन सबको भोजन चाहिए। लगभग 140 करोड़ देश की जनता हमारी है, उसको सबको गुणवत्ता युक्त भोजन किसान देता है। लेकिन उसके बारे में आपने बिल्कुल सही कहा, सोशल मीडिया के ऊपर या बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कभी किसान की चर्चा नहीं होती। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, किसान अगर जिंदा है तो राष्ट्र जिंदा है, हमारा स्वास्थ्य जिंदा है, हमारा पर्यावरण जिंदा है। हम जो अपनी धरती माता के स्वास्थ्य की बात करते हैं, पानी को हम गुणवत्ता युक्त बनाने की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ये सब कुछ किसानी से संबंध है, उसी से केवल ये। सेठपाल जी, आपने जो खेती में कृषि विविधीकरण, जो डाइवर्सिफिकेशन है,
उस पर आपका काफ़ी नाम है। आपने कैसे किया, इसके बारे में बताइएगा कि जिससे और लोग भी सीख सकते हैं। देखिए सर, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। हम लोग 6 भाई हैं और मैं दूसरे नंबर का हूँ उसमें। और मैं और मेरे से छोटा भाई राम कुमार, हम 2 लोग खेती करते हैं। बाकी 4 लोग अपना दूसरा कोई नौकरी में है, कोई एडवोकेट वो अपने काम करते हैं। बट पद्मश्री तो खेती करने वालों को ही मिला है। नहीं, नहीं, बिल्कुल सर भाई, मैं अब आपकी बात पा रहा हूँ, पद्मश्री खेती करने वाले को मिला है ये। चूँकि हमारा पुश्तैनी जो हमारा कार्य है वो खेती है। पिताजी हमारे, ताऊजी वो भी हमारे जॉइंट फैमिली थे। वो खेती करते थे, तो खेती तो हमारा पुश्तैनी जन्म से है। लेकिन ये जो बदलाव आया है 95 में, हमारी भाभी जी प्रधान का चुनाव लड़ी। हम पॉलिटिकल उससे नहीं आते थे, लेकिन उससे पहले मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद अपना एक मेडिकल का कोर्स भी किया। उसके बाद मैं गाँव में आकर के प्रैक्टिस की। प्रधान का चुनाव आया 95 में, तो हम लोग, महिला सीट थी हमारी, भाभी जी को हमने चुनाव लड़वाया, वो प्रधान बन गई। उसके बाद जो बदलाव आया है, हमारे एक प्राविधिक सहायक, जिसको पहले किसान सहायक बोलते थे, इंद्रपाल सिंह तोमर, वो हमारे संपर्क में आए। उन्होंने कहा, भाई आप जो ये खेती करते हैं गन्ना गेहूं धान की, इसको थोड़ा सा कृषि विविधीकरण की तरफ आप लोग जाइए, इसको आप डाइवर्सिफाइड कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने 2 बीघे फ्रेंच बीन की खेती की। अच्छा। और गांव के बराबर में सड़क के ऊपर ही हमारा खेत था। उसमें हम स्वयं उसमें निराई गुड़ाई करते थे। तो लोग वर्ग हमारा मजाक भी बनाते थे, अरे प्रधान जी आप ये क्या कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर उसमें कीट पतंगों की समस्या आई, फर्टिलाइज़र की समस्या, कई तरह की समस्या आई। फिर हमारा जो जुड़ा हुआ एग्रीकल्चर विभाग से हुआ, हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग से हुआ। तो आपके गांव के आसपास कृषि विज्ञान केंद्र थी? आपको कैसे आपने संपर्क किया, या कैसे ये हुआ कि आपको कौन सा बीज इस्तेमाल करना है या फर्टिलाइजर की इस्तेमाल करना है, इन सब के बारे में जानकारी कहाँ आपने प्राप्त की और आज की तारीख में कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? देखिएगा, वो इसी बात में आता है। फिर जब हम डिपार्टमेंट में गया, तो जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट जो मिली, कृषि विज्ञान केंद्र से मिली है। और कृषि विज्ञान केंद्र में जाने के बाद नई नई टेक्नोलॉजी को एडोप्ट करना, नए नए बीजों के बारे में बताना, कौन सा फर्टिलाइज़र किस चीज़ में डलता है, मिट्टी टेस्ट के बाद हमें हमारे खेत की ज़मीन के स्वास्थ्य के बारे में पता चलना। तो उन चीज़ों के बारे में फिर हमारे जनपद में भारत सरकार की एक परियोजना चली थी, कृषि विविधीकरण। तो कृषि विविधीकरण, हालांकि हमारा ब्लॉक बलियाखेड़ी में वो योजना नहीं थी, लेकिन 5 ब्लॉक में थी सहारनपुर तो के। आपने विविधीकरण में क्या क्या क्रॉप्स डाली, तो किस किस चीज़ की खेती की? देखिए, जैसे हम लोगों ने गेहूं की खेती करते हैं, हम धान की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, तो गन्ने को हमने ट्रेंच मेथड को अपनाया। हम 4 फीट की दूरी पर गन्ने को लेकर के गए। और गन्ने की बुवाई जनरली हमारे पश्चिम में तो 3 बार होती है, शरदकालीन, एक हमारी शरदकालीन होगी, एक हमारी जायद में होगी, एक हमारी जनरली गेहूं काटने के बाद भी हम। तो जो हम अक्टूबर में हम गन्ने की खेती करते हैं, तो उसको हम सितंबर में लेकर के आए। जो हमने गैप बढ़ाया है 4 फीट का, उसके बीच में हमने लहसुन की खेती, प्याज की खेती, धनिया की खेती, जीरे की खेती, छप्पन कद्दू की खेती, टमाटर की खेती, गोभी की खेती, तो वो तमाम चीज़ों को हमने उसमें अपनाया। और उसमें जो गन्ने की जनरली जो हम बिजाई करते हैं बीज की, तो हमारा किसान, हम भी पहले उसको करते 3 से 4 आँख की कांची हम लोग बोते थे भी, हमने उसको सिंगल बड पर लेकर के आए। लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट होगी, और बड से बड की दूरी भी हमने 1 फीट तक लेकर के गए हम। तो जहाँ हमारा 5 से 6 क्विंटल जो भारी गन्ना है उसका बीज लगता था, हम वहाँ 85 से 90 केजी तक हम लेकर के आए। जितना हमारा उसमें बीज में हमारा इन्वेस्ट जा रहा था, वो सब हमारा लेबर में उसमें सब कवर हो गया। और जो हमारा जो विशेष जो उसमें खर्च आता था, लागत जितनी थी, वो उसके साथ वाली जो खेती से सह फसली जो है उससे निकल गया हमारा। तो और लोग क्यों इसको करने में हिचक क्या है? जैसे आपने कहा कि इतनी सब्जियों को आप साथ में खेती किए, ट्रेंच फार्मिंग के बारे में बताया, तो क्या ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ फार्मिंग है कि या अलग अलग लोग अलग अलग, जैसे आप भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वैसे और किसान एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारा जो एग्रीकल्चर में जो हमारा पढ़ने वाला टैलेंट है,
वो तो नौकरी की तलाश में बाहर निकलता है। जो हमारा कमज़ोर बच्चा है पढ़े वो किसानी करता है। तो वो जो टेक्नोलॉजी को सीखने की बात है, आप कृषि मेलों में जाने की बात है, आप आईसीआर के इंस्टीट्यूट में जाकर के सीखते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को सीखते हैं, नए बीज आते हैं। सर हम लोगों ने ये किया, हम लोग यूनिवर्सिटी में मेले में गए हैं, आईसीआर के मेले में गए हैं। जो नई प्रजाति हमारे साइंटिस्ट ने डेवलप किया है उसको 1 पाव 2 किलो 5 किलो बीज हम लेकर के आए। हम उसको बीज को हमने गुणात्मक दृष्टि से उसको क्या जो बिल्कुल रिलीज आने वाली जो मार्केट में 3 साल बाद वैरायटी आएगी, हम यूनिवर्सिटी से ला करके हमने उसको प्रमोट करके किसानों के बीच में हमने उसको बेच दिया, जिससे हमें भी लाभ हुआ है उसमें। जो हमारा किसान था जो पुरानी बीजों को सर्टिफाइड बीज या हम दूसरों को नहीं इस्तेमाल करता था, उससे उनकी भी आमदनी बढ़ी है। और एक प्रश्न ये है कि जैसे पश्चिम में लैंड होल्डिंग थोड़ा सा बड़ा रहता है, पूर्वांचल में लैंड होल्डिंग जो प्रत्येक किसान के पास जो खेती जो उसका जो एकड़ या उसमें जो बीघा बिस्वा जो भी आप सोचे उसमें कम रहता है। तो ऐसी दिशा में क्या ये विविधीकरण दोनों जगह संभव है कि जैसे आप तो पश्चिम से आते हैं, सहारनपुर जिले से आते हैं, क्या ये बलिया में भी हम कर सकते हैं? तो क्या सुझाव है आपका? देखिए सर, मेरा ये सुझाव है, जो हमारा कृषि विविधीकरण है, जो हमारा मॉडल है, ये छोटे स्मॉल मार्जिन किसान के लिए सबसे बढ़िया है। जो हमारा बड़ा किसान है, हमारे यहाँ पे छोटे छोटे किसानों ने स्टार्ट किया है। जो हमारा लेबर का किसान है, जो भूमिहीन किसान है, वो भी सब्जी की खेती करता है किसान से ज़मीन ठेके पे लेकर के, और वो 1 एकड़ का आधा एकड़ का इतने क्षेत्र में करता है। देखिएगा वो अपने पूरे परिवार के समेत उसमें लग रहता है, और उसके पास बीज भी मोल का है, पानी भी मोल का है, जुताई भी सब कुछ, उसके बावजूद भी अपनी बहुत अच्छी दिनचर्या चलाता है वो। अच्छा, आपका कहना है कि आधा एकड़ में करें या 10 एकड़ में करें, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आपको करने की एक तरह से कि इच्छा शक्ति चाहिए कि आधा एकड़ में भी करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल सर, आधा एकड़ का किसान बहुत अच्छा मार्जिन ले सकता है। देखिए सर, हम सब्जी की खेती भी करते हैं। हम लोगों ने कृषि विविधीकरण में एक ऐसा सिस्टम हमने डेवलप किया है जिससे किसान की रोज आमदनी होती है। जनरली गन्ना गेहूं धान की उसमें एक अवधि के ऊपर 6 महीने के बाद या गन्ने में 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, या फिर पेमेंट के लिए किसान तरसता है। हम लोगों ने चाहे पशुपालन के रूप में, चाहे सब्जी के रूप में, दलहन तिलहन के रूप में, हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे किसान की रोज आमदनी होती है। हम लोग नॉर्मल खेत में सिंघाड़े की खेती भी करते हैं, जो कि एक लोग बाग आश्चर्य से कम नहीं मानते। सिंघाड़ा के बारे में मैंने ये पढ़ा है, मुझे नहीं पता, आप बताइएगा कि जैसे विदेशों में खासतौर पे अमेरिका वगैरह में तो बहुत महंगा बिकता है, और ये और बहुत एक स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और यहाँ पे शायद लोग उसके बारे में इतना जैसे कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर जो कहावत है, कि शायद यहाँ के लोग उसका महत्व नहीं पहचानते। क्या ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है? नहीं सर, बिल्कुल आपका कथन बिल्कुल सत्य है। चूँकि सिंघाड़े की आप अगर आपकी उसकी शेप देखेंगे, वो अंगूठी के जैसे हार्ट की शेप के एक तरह से हम मानते हैं उसको, और वो आयरन और कैल्शियम का भंडार है। और जनरली जो हमारा, मैं बता रहा था आपसे, हमारा जो सिंघाड़ा जनरली तालाब में पैदा होता है, और तालाब में चूँकि या तो गांव गली का मोहल्ले का पानी आता है उसमें, या पानी भरा रहता है निश्चित रूप लगातार, तो उससे उसका गंदा होता है। वो जो हम खेत में पैदा करते हैं मात्र 6 इंच से लेकर के 12 इंच पानी में मात्र, उसकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी वो इतनी अच्छी है, उसका स्वाद इतना अच्छा है, उसकी चमक इतनी अच्छी है, गुणवत्ता इतनी अच्छी है उसकी, और खाने का टेस्ट मीठा है एकदम से। जब मार्केट में जाता है तो लोग बाग उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, वेट करते हैं हमारी सुबह मंडी जाने में। तो उससे अच्छा, उससे जहाँ हमारा जनरली हमारा किसान अपनी खेत को, हम गेहूं को कहते हैं भाई 2250 रुपये क्विंटल में बिका है मेरा, यानी कि 2 रुपये 75 पैसे किलो के करीब मेरा आया है। और मेरा सिंघाड़ा, जब हमारा सिंघाड़ा चलता है, स्टार्टिंग हमारे सितंबर मध्य से अगर होता है तो 50 रुपये, 55 रुपये, 45 रुपये पर केजी से स्टार्ट होता है, यानी कि 4500 रुपये क्विंटल, और वो सितंबर मध्य से लेकर के दिसंबर तक चलता है। और 1 एकड़ खेत में
रोज तुड़ाई होती है उसके अंदर। तो आपने सिंघाड़े की जो आप बताया कि अच्छा दाम मिलता है, सब्जी की भी जब आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो उसमें क्या लोगों में ये हिचक रहती है कि शायद उसकी इमीडिएटली शेल्फ लाइफ इतना नहीं रहता है, मार्केटिंग कैसे करे, कि क्या उसके लिए क्या सुझाव है कि वो कोल्ड चेन के साथ ये करना है कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए, और बाकी के लिए कि इमीडिएटली क्या लोकल बाज़ार में, लोकल मंडियों में या बाहर भी भेजने की व्यवस्था है? तो आपने क्या देखा है कि क्या ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है किसान के लिए? देखिए सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, ये तो बहुत अच्छा, चूँकि अभी तक जितना भी मान लिया सब्ज़ी है, सब जैसे कोई भी सब्ज़ी है बेल वाली है, तो जनरली वो तीसरे दिन चौथे दिन टूटती है और उसको मार्केटिंग प्रॉब्लम ले जाने के बाद नहीं तो ख़राब होने की संभावना। जैसे कोल्ड चेन की अभी हमारी सरकार पिछले दिनों 3 कृषि कानून लेकर के आई थी, तो वो 3 कृषि कानून में इतना अच्छा प्रावधान था, उसमें कोल्ड चेन बनाने की बात थी। किस आज के समय में किसान के लेवल पे कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी प्रोसीजर था। भई इनपुट्स हमें वो देगा जो हमारे साथ समझौता करेगा। हमारी फसल आने से पहले हमारा रेट तय होगा और उसमें भी किसान के लिए ये बात थी कि किसान स्वतंत्र था, यदि मार्केट रेट उस टाइम ज़्यादा होगा, तो वो उसके कहीं अपना बेचने के लिए तैयार था बाहर, और यदि नहीं और उसके साथ जो कॉन्टैक्ट था हमारा, उसको मजबूरी थी हमारे साथ हमारा माल खरीदने की। तो इस तरह के कानून, इस तरह की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो चूँकि अभी भी हमारे फ्रूट्स हैं, हमारे यहाँ आम की बेल्ट है पश्चिम में बहुत ज़बरदस्त, और हमारा मैं समझता हूँ 50% तक आम हमारा बाग में ही खराब हो जाता है। यदि उसको हम खराब होने से, तो कोल्ड चेन की दूसरी बात, वो सारा फ्लड एकदम मार्केट में आता है तो रेट डाउन हो जाते हैं, जिससे किसान को भी उसमें नुकसान होता है। यदि इस तरह की व्यवस्था होगी तो किसान वास्तव में बहुत आत्मनिर्भर मार्केटिंग बनेगा। लिंकेज और बेहतर करने का स्कोप है। तो ये एक बात ये बताइए कि जो जनरली सोशल मीडिया में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, तो लोग विदेशों में भी और इंडिया में भी एक ऑर्गेनिक ब्रांड करके किसी भी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के पीछे ऑर्गेनिक लगा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी एक तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बन गया है। तो फर्टिलाइजर्स के बिना एग्रीकल्चर में एक नई नई मेथडोलॉजीज आ रही है, उसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि जब आप किसान कभी कभी ये कहते हैं कि शायद जितनी प्रोडक्टिविटी इंसेक्ट्स और बाकी सब से बचने के लिए उनको मजबूरी है एक तरफ, और दूसरी तरह नेचुरल खेती का अपना फ़ायदा है और उसका एक आज की तारीख में डिमांड भी है। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव से कि इसको कैसे देखा जा सकता है? देखिए सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, आज के समय में हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक है। जैविक खेती का मतलब है जहर मुक्त खेती हम करें। प्राकृतिक खेती है जिसमें कोई भी हमें नहीं। अभी हमारी भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने जैविक के ऊपर और प्राकृतिक खेती के ऊपर काफ़ी दबाव दिया है, जोर दिया है, जिससे हमें एक अच्छा गुणवत्ता युक्त भोजन हमें मिले। उसके पीछे मेरा सबसे बड़ा ये कहना है, चूँकि जो ज़मीन है और ज़मीन को हम अपनी माँ मानते हैं, और जब तक हमारी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, तो उसमें जो आने वाली संतान है वो भी स्वस्थ नहीं होंगे। तो जब तक हमारे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा नहीं होगी, अगर हमारे खेत में जनरली तो चुनौतियाँ क्या है? जैसे आपने बिल्कुल सही कहा है कि जैविक खेतियों की ये फ़ायदा है, किसान भाइयों को पता भी रहता है, उसके बावजूद भी उसको करने में हिचक रहता है। क्या ये डाउट रहता है कि उतनी प्रोडक्टिविटी आएगी कि नहीं? तो ये उस द्वंद्व को कैसे देखा जा सकता है? देखिए, इसमें जहाँ तक हम जैविक खेती की बात करते हैं, चूँकि अभी हम रासायनिक खेती है, अगर हम 65 और 60 के दशक से पहले जाएँगे, तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे माता-पिता थे, वो बिना खाद के खेती करते थे। उस टाइम हमारे पास भोजन की कमी थी, उत्पादन बढ़ाने की हमारे पास दिक्कत थी, तो हमारी सरकार ने कहा भई हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करें, और पिताजी, ताऊजी और बताते थे कि भई कई बार तो ऐसा होता था हमारी अनुपस्थिति में खेत में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करके, तो एकदम से उससे बढ़वार ज़्यादा आती थी। अब हम वो हाईएस्ट उत्पादन ले सकते हैं, और इसमें एक बड़ी समस्या आई है,
हमारे किसान ने कहीं न कहीं अपने मन में एक बात उसके मन में घर कर गई है कि रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों से ही खेती संभव है। जबकि यही सबसे बड़ा दुष्परिणाम हमारे किसान के लिए। उसमें हमने गोबर की खाद के रूप में, फसल चक्र अपनाने में, हरी खाद को अपनाने में, जैव उर्वरक की उसमें उपलब्धता को जो हमने कम किया है, तो उससे हमारे जो इनबैलेंस जो हमारी ज़मीन में हमने उसका बहुत ज़्यादा जो हमने दोहन किया है, तो उसमें कहीं न कहीं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी आई है। तो ये जब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की कहीं पोषक तत्वों का संतुलन अगर हम अपने खेत में बना लेंगे, और चाहे हम फसल चक्र के माध्यम से, हरी खाद के माध्यम से, दलहन तिलहन के समावेश से, गोबर की सड़ी हुई खाद से, जैव उर्वरक को इस्तेमाल करके, जब उसका स्वास्थ्य ठीक होगा, सारे पोषण उसमें होंगे, तो वो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। जैसे आपने उत्पादन के बारे में बताया, जो उत्पादकता है, जो कि अगर 1 एकड़ खेती है उसमें से कितना हम एफिशिएंटली पैदावार कर सकते हैं, लगभग उसी से जुड़ा रहता है कि कितना आमदनी किसान ले सकता है। उसमें आपका क्या सुझाव है? क्योंकि अगर कोई युवा, जैसे वो कोई नौकरी करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, अगर ये एक ऐसे एक प्रॉफिटेबल वेंचर बने, तो युवा भी ये चाहेंगे कि हम खेती करें। बहुत सारे लोगों के पास पुश्तैनी खेती होगी, बट वो इतना ग्लैमरस नहीं रहता है, क्योंकि वो शायद ये सोचते हैं कि इसमें जितनी हम कमा सकते हैं उससे ज़्यादा हम बाहर रह के कमा सकते हैं। तो बेहतर से बेहतर खेती से धनराशि कमाने के लिए आपका क्या सुझाव है? देखिए सर, जब तक हमारा युवा टैलेंट एग्रीकल्चर में नहीं आएगा, और एग्रीकल्चर में वो प्रोसेसिंग में नहीं आएगा, मार्केटिंग में नहीं आएगा, फूड प्रोसेसिंग मतलब में, आलू ही नहीं, आलू की चिप्स आलू का जितना बिकता है, चिप्स कई गुना ज्यादा बिकता है, कई गुना ज्यादा बिकता है। तो जब हमारे नए टैलेंट युवा हमारे उसमें आएंगे, जो किसान करने वाला अलग आम है तो आम की अचार बिकता है, अचार तो बिकता फूड है, प्रोसेसिंग में जी वो जी कर जी सकते हैं। हमारा देखो, अगर आप माजा की बोतल, आप कोल्ड ड्रिंक में माजा की आता है, उसमें आम का टेस्ट आता है, मार्केट में सोल्ड रहता है। अगर इस तरीके से हम थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके, गन्ने का रस है हमारा, सपोज अगर गन्ने के रस को हम प्रिजर्व करके और ऑफ सीजन के बाद हम कैसे किसान को, आम लोगों को फ्रेश जूस हम गन्ने का पिला सकते हैं, वो भी वैल्यू एडिशन है। हम गेहूं के रूप में, हम बिस्किट के रूप में, सूजी के रूप में, तब तक हमारा किसान वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि जब मार्केट में कोई भी क्रॉप आती है और वो फ्लड में आती है, तो उसके रेट डाउन हो जाते हैं, और जो हमारा बिजनेसमैन है, मिडिल मैन हमारा है, वो इसको स्टोर करता है, उसके पास कैपेसिटी है, फिर उसको पूरे साल वो उसका सबसे ज़्यादा लाभ। तो हमारा किसान उस तरफ वैल्यू एडिशन में, हमारी भारत सरकार की मंशा भी यही है। एफपीओ के माध्यम से ये है कि सब किसान जुड़ें, अपनी मार्केट स्वयं करें, अपना प्रोडक्ट एक ब्रांड अपना करें। फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, जी जी जी, छोटी छोटी हम यूनिट लगाएं। एक मेरा मानना ये है, हम अपना ब्रांड कैसे, किसान अपने ब्रांड कैसे बना सकता है। क्योंकि जनरली हम जाते दिखते हैं, भाई ये मिठाई की दुकान है, उसके यहाँ बहुत अच्छा उसका नाम है, उसके यहाँ से वो फला चीज़ बहुत अच्छी मिलती है। हमारा किसान का भी ब्रांड हो, उस किसान की यहाँ वो चीज़ सबसे मिलती है। तो अभी हम एमएसपी की बात करते हैं, हमारा कहना एमएसपी से हमारा काम, हम एमआरपी का बात क्यों नहीं करते? मार्केट में तो एमएसपी में कोई चीज़ भी नहीं मिलती खरीदने पे, हमें तो एमआरपी पे मिलती है। हमारा किसान वैल्यू एडिशन के माध्यम से किस तरीके से अपना प्रोडक्ट एमआरपी पे बेचे, ये हमारा कहना है। ये बताइएगा कि क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत काम करते हैं, और आपको जो उपाधि मिली है, आपको भारत की सर्वोच्च अवार्ड में से पद्मा अवार्ड में पद्मश्री आपको मिला है। जब आपको पता चला कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिला, तो आपको कैसा लगा कि, और आपके परिवार में क्या कहा, उसके बारे में बताइएगा। देखिए सर, ये एक ऐसा पल था, एक किसान के लिए पद्मश्री मिलना तो वास्तव में एक कल्पना से परे था। तो उस वक्त की खुशी क्या हो सकती है, ये तो बहुत मुझे, मेरे परिवार को, बल्कि मेरे पूरे किसान समुदाय को, जब पद्मश्री का अनाउंस हुआ, तो वास्तव में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो तो एक कल्पना थी, लेकिन सर हम लोगों ने कभी भी ये कार्य पद्मश्री के लिए हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो आपसे बताऊं, मुझे तो सर पद्मश्री के बारे में पता भी नहीं था। जब
उसके लिए फॉर्म अभी भारत सरकार ने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पत्राचार के माध्यम से निकाले हैं। तो मेरे डीडी साहब का फ़ोन आया, सेठपाल जी आप कल ऑफिस आना। तो मैं कहा ठीक है सर, कोई काम होगा तो नेक्स्ट डे सैटरडे, सेकंड सैटरडे था, संडे था, मंडे में मैं दोपहर के बाद गया। उन्होंने कहा आपका एक साइटेशन तैयार होना है और कल उसके लिए जाए और कल लास्ट डेट है उसकी। तो सर मेरे लिए कितनी असहज स्थिति में था, मुझे साइट पूरी रात बैठ करके मैंने वो बनाया, उल्टा सीधा बना करके मैंने सबमिट किया। उस साल नहीं हो पाया चूँकि सर मैंने 95 में जब हम केवीके के संपर्क में आए तो सबसे पहले मैंने धान के खेत में 0 टिलेज से गेहूं की बुआई की थी। सड़क के किनारे खेत था, 1-1 फीट के ठूठ थे धान के उसके अंदर। हमने सीधे मशीन से उसके अंदर उसकी बिजाई कर दी। घर वालों ने भी नाराज हुए, जो सड़क से जाने वाले तो कहे ये गेहूं खाएगा। जर्मिनेशन हुआ, पहला पलैवा लगाया, खरपतवार की दवाई डाल ली, दूसरा पानी के बाद जब यूरिया की टॉप ड्रेसिंग दूसरी की, और जब वो खेत निखर करके आया सर उस टाइम 4.5 क्विंटल प्रति बीघा गेहूं की इल्ड हमारे खेत से निकली थी। अच्छा। जो क्रॉप कटिंग के बाद मेरे एरिया की सबसे ज़्यादा इल्ड थी। मुझे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुझे 6,000 रुपये का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया था। तो उसके बाद उत्साह डबल होता चला गया। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मंडल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, आईसीआर के कई सारे नेशनल अवार्ड हम लोगों ने हमें सम्मानित हुए उससे। और उसके बाद फिर पद्म श्री के बाद तो वास्तव में ये तो एक, और किसान के लिए और हम जैसे एक साधारण किसान के लिए तो एक वास्तव में बहुत बड़ा एक अच्छी चीज़ देखने को ये मिल रही है कि बहुत सारे लोग अलग अलग पैशन फॉलो करते हैं। पैशन भी हो सकता है कोई पेंटिंग करे, हो सकता है कोई गाना गाए, हो सकता है कोई खेल खेले, और भी बहुत सारे चीज़ें करते हैं। बट जितना पैशन के साथ आप ये खेती के बारे में बात करते हैं या खेती कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका भी मुख्य कारण रहा होगा, आपको खेती बहुत खुशी देती होगी। क्योंकि आप जब खेती के बारे में बात करते हैं आपकी आंखों में चमक भी रहता है। तो इसका क्या आप एक तरह से खेती से प्यार करते हैं कि जिसकी वजह से आप इतना कर पाए हैं? देखिए सर, वो मेरा जुनून है, मेरा विश्वास है, और उसमें सुबह से शाम तक खेत में काम करने के बाद जो संतोष मिलता है, शाम को एकदम से अगर आज कुछ नहीं किया तो ये ऐसा लगता है कुछ छूट गया हमारे खेत में। और सर जब हम खेत पे जाते हैं तो हमारा खेत भी हमसे बात करता है।